हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में प्रतिशत के बारे में समझेंगे। इसका भाग 1 हमने लाया है, जहां पे प्रारंभ से, बिल्कुल प्रारंभ से आप प्रतिशत को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें यानी कि ये भाग 2 है, पार्ट 2 है ये। तो एक स्टेप आगे के चीज़ों को हमने रखा है। और हाँ, हमने औसत के लिए भी लाया है, 3 भागों में लाया है। हालांकि वो प्रारंभिक स्तर की ही हैं। बाद में जब आप और आगे बढ़ेंगे तो मैं उस तरह की चीज़ें बार बार लाते रहूँगा जो बहुधा आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और हाँ, मैथ जो प्रारंभिक स्तर से सीख रहे हैं, हालांकि ये पूरी वीडियो ही हमने उन लोगों के लिए बनाई है जो प्रारंभिक स्तर से मैथ सीखना चाहते हैं, लेकिन जगह जगह पर तरह तरह की चीज़ों को देखने समझने के बाद भी वो समझ नहीं पाते। मैं फिर से ये आपको स्पष्ट बोल दूं कि हिसाब बनाना, मैथ बनाना कोई भारी चीज़ नहीं है, यह एक कला है। यदि आप अंकगणित बना रहे हैं तो आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए। यदि आप ट्रिगो बना रहे हैं तो आपको अलजबरा और घातांक करने का जो सूत्र है, हिसाब है, आनी चाहिए। यदि आप मेंसुरेशन बना रहे हैं तो सूत्र और कैलकुलेशन दोनों आना चाहिए आपको। और यदि आप ज्यामिति पढ़ रहे हैं तो उसके जो कायदे कानून हैं, यानी कि जिन्हें हम 9th-10th में प्रमेय बोला करते थे, थ्योरम बोला करते थे या थ्योरी बोला करते थे, वो आपको आनी चाहिए। अब कहीं कह रहे श्रीमान इतना कहाँ से सीखेंगे, इतना सीखेंगे तो समय पार हो जाएगा। बिल्कुल नहीं पार होगी। आपका समय अनावश्यक चीज़ों को सीखने में पार हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और आप परीक्षाओं में उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं जिस तरह से आपको देनी चाहिए। सबसे पहले जो भी विषय, जिस भी खंड, जिस भी क्या कहते हैं क्षेत्र का हिसाब आप पढ़ रहे हैं, उसके बारे में सूक्ष्म से सूक्ष्म समझ आपको होनी चाहिए। क्योंकि परीक्षाओं में जो पासिंग मार्क नहीं, जो सफलता वाले मार्क्स होते हैं, वो उन्हीं सूक्ष्म ज्ञान के आधार पर आते हैं। पास तो सब करते हैं, लेकिन अंतिम सफलता किन्हें मिलती है? जिन्हें पूरी पकड़ होती है। एक परीक्षा में 80% से ऊपर नंबर लाना बहुत टफ काम होता है। खैर, एक कथा कहानी है, बातें हैं। तो देखिए, एक कुछ 3 तरह का हमने हिसाब रखा। एक चीज़ बता दूं मैं कि मैं कोई भी वीडियो को 30 मिनट्स के आसपास ही रखता हूं। उसमें 9 या 10 हिसाब को लेकर के मैं चलता हूं। और हाँ, एक बार में, मतलब जैसे हमने लिखा तो एक तरह के चीज़ों को हमने रखा है जिसको तरह तरह से पूछ करके आपको परीक्षाओं में घुमाया जाता है। ध्यान रखेंगे, होता एक ही चीज़ है। देखिए, कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में 15% तथा हर में 8% की कमी करने पर भिन्न 15/16 प्राप्त होता है। भिन्न क्या होगा? ठीक है। अब इस तरह के हिसाब के लिए भी आपको बहुत सारे लोग, हालांकि बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन ट्रिक आपको समझाएंगे। कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं। मैं इसको डिटेल में बनाना शुरू करूँ तो देखिए, माना भिन्न बराबर x/y। x अंश हो गया, y क्या हो गया? हर हो गया। प्रश्न से x गुने 115/100 बटा y गुने 92/100 बराबर कितना? 15/16। सीधी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। ये हमने आपको समझने के लिए बताया कि भिन्न जो है वो x और y के रूप में है, जहां x अंश है, y हर है। कहता है कि अंश में 15% की वृद्धि कर दिया तो हमने डायरेक्ट 115 लिख दिया। हर में 8% की कमी कर दिया तो हमने डायरेक्ट 8 घटा दिया। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रतिशत का योग जो होता है हमेशा 100 होता है। जब वृद्धि हो तो 100 में उतना जोड़ दीजिए, और जब कमी हो तो 100 से उतना घटा लीजिए। अब हल कर लेंगे, आपका प्राप्त हो जाएगा।
ये से ये कट गया, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। x बटा वाई इजकल टू 15 गुने 92 बटा 16 गुने 115। अब हम इसे काटना शुरू करेंगे। 8 दूनी 16, 46 दूनी 92, यही होता है ना। 4 दूनी 8, 23 दूनी 46, 23 बचे शायद 5 से कट जाएगा, 5 से 3 बार में, यानी कि 3/4 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 3/4 क्या हो गया आपका आंसर आ गया। तो इसी तरह के हिसाब को आपको तरह तरह से घुमा घुमा के पूछेगा, हड़बड़ाना नहीं है, कोई दिमाग को इधर उधर दिख भ्रमित नहीं करना। जितना वृद्धि किया हमने उतना लिख दिया, जितना कमी किया 100 से उतना माइनस कर दिया। अब एक दूसरा प्रकार का ले लीजिए। देखिए, किसी वस्तु में होगा, शब्द अच्छा होगा में, किसी वस्तु में 10% तथा 20% के क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य के वृद्धि के समतुल्य होगा। अब इस पहले प्रश्न को समझ लीजिए। कह रहा है कि कोई एक वस्तु है, उसके मूल्य में 10% और 20% की दो क्रमवार वृद्धि की गई। क्रमवार मतलब पहले उसके दाम को 10% बढ़ाया गया और जो बढ़ा हुआ दाम था फिर उसको 20% बढ़ा दिया गया। बात समझ रहे हैं? जो पहले दाम था, मान के चलिए पहले 100 रुपया था, 10 रुपया 10% बढ़ाया तो अब 110 रुपया हो गया। अब कह रहा है कि फिर उसी 110 के अनुसार 20% और बढ़ा दिया गया। तो टोटल कितनी वृद्धि थी? तो इसको कुछ नहीं करेंगे, 110 गुने 120, अब बाई कितना 100, 12 11 132, कितना वृद्धि 132 माइनस 100 इसका लो कितना 32%। ठीक है, श्रीमान कुछ समझ में नहीं आया कैसे कर दिया। तो देखिए इसको हल करेंगे ऐसे, माना प्रथम मूल्य बराबर 100 रुपया। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि मैं समझा के बनाऊंगा। प्रथम मूल्य 100 रुपया, 10% वृद्धि के बाद मूल्य बराबर 110 गुने 100 बटा 100, यानी कितना 110 रुपया। 20% वृद्धि के बाद मूल्य बराबर 110 गुने 120 बटा कितना 100। हमने इसी को यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा है? आपको जब ये आती है ये आराम से कर लेंगे। कट गया 132, यानी कि जिसका दाम पहले 100 रुपया था 10% और 20% की क्रमवार वृद्धि के बाद 132 रुपया हो गया। तो टोटल वृद्धि कितना हुआ 32%। 100 रुपया था तो 32 रुपया बढ़ा, तो वृद्धि कितना हो जाएगा 132 में से 100 घटा देंगे 32 आया। परसेंट वृद्धि बराबर 32%। तो इस तरह से भी हिसाब जब पूछे तो आपको डायरेक्ट जो वृद्धि होगा वृद्धि कर देना है, जो कमी होगा उसको कमी कर देना। मान के बोलता है यहाँ पे कि 20% की कमी कर दी गई, तो हम यहाँ से लिख देते, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखिए इस तरह के हिसाब को आपने बार बार झेला होगा। चीनी के भाव में 40% वृद्धि करने पर किसी परिवार को चीनी खपत में कितने % की कमी करे कि खर्च न बढ़े। अब इसका भी एक अच्छा सा सूत्र होता है, आपने देखा होगा, प्लस करके जो निकाल लिया जाता है, लेकिन हम इसे डिटेल में समझ लेते हैं। यही कि श्रीमान डिटेल में क्यों समझेंगे, जरूर समझ लेना चाहिए, नहीं समझेंगे तो थोड़ी मिस्टेक की संभावना रह जाती है। एक बार यदि मिस्टेक हो गई परीक्षा में, याद रखिएगा आपके बगल वाला मिस्टेक नहीं करने वाला। माना पहले 100 रुपया का चीनी आता था, कितना आता था 100 रुपया का आता था। 2 किलो खरीदे 4 किलो खरीदे मतलब नहीं है, मतलब है कि वो 100 रुपये की चीनी खरीदता था। 1 केजी लिख देते हैं, 1 केजी। अब 140 रुपया में आएगा कितना 1 केजी, कितना आएगा 140 रुपया में आ रहा है उसको 1 केजी। बात समझ रहे हैं?
पहले वो 100 रुपया में खरीदता था 1 केजी, अब खरीदता है 140 रुपया में 1 केजी। ठीक है, तो 1 रुपया में कितना मिलेगा? 1/140 केजी। तो 100 रुपया में कितना मिलेगा? 1/140 अगुने कितना? 100। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 5/7 केजी, यही मिलेगा ना। तो कमी कितना हुआ? कमी बराबर पहले 1 केजी खरीदता था, 1 केजी घटाओ 5/7 केजी, यानी कि 2/कितना? 7 केजी। कितना हुआ? 2/7 केजी। क्या चीज का कमी करना पड़ गया? प्रतिशत कमी बराबर, अब कहिए 2/7 कहां से ले आए जी? तो 7 एकम 7, 7 में से 5 गया तो कितना बचा? 2/7 केजी। अब इसकी जो कमी हो गई खपत में वो 2/7 केजी हो गई। तो प्रतिशत कमी क्या हो जाएगी? 2/7 गुने 100 अब बटा कितना? 1, यही होगा ना। हाँ, यही तो होगा। ठीक है, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब इसे आप दशमलव में भी बदल सकते हैं। दशमलव में बदलेंगे तो देख लेते हैं हम। देख रहे थे आपका कैलकुलेशन जी कि गलत तो नहीं हुआ। 7 दूनी 14, 6 0 87 56 4, यानी कि 28.4/7%। ठीक है ना, इतना ही आना चाहिए मेरी समझ से। अब इसी को बहुत लोग क्या करेंगे कि आपका 140 नीचे जोड़ करके और एक ट्रिकी मैथ के रूप में उसे बना देते हैं। अब बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इसी तरह से बनती है। इसको आपको यही समझना पड़ेगा। यदि हमें बनाना होगा, मतलब जब भी हम परीक्षाओं में जाएंगे तो हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है यहाँ पर 1 लिखें 2 लिखें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वो 100 में जो खरीदता था अब 140 में खरीदता है। तो 140 में खरीदता है 1 केजी, तो 1 रुपया में कितना खरीदेगा? 1/140 केजी। खरीदना उसको कितना का है? 100 रुपया कहीं, तो 100/1/140 गुने 100 काट दिए, यानी कि 5/7 केजी वो खरीद रहा। आप इस 1 केजी की जगह पे 10 केजी भी लिख सकते थे। बहुत लोग 100 केजी भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ते समय, समझते समय ट्रिक से समझना है तो अलग बात है। हालांकि मैं अभी डिटेल में बता रहा हूँ, जब ट्रिक बात वाला लाऊंगा तो अलग चीज़ होगी, अलग बात होगी। मैंने पहले ही बोला कि वीडियो हमने सबसे पहले उनके लिए लाई है जो एकदम से नहीं जानते, शुरुआत से सीखते हैं, उनके लिए। तो 2/7 कमी हो गया, तो प्रतिशत कमी बराबर 2/7 गुने 100 अब बटा कितना? 1। ये कहाँ से लिए? ये जो 1 केजी रखे थे हमने उसको रखा, कट गया, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इस तरह से ये सब हिसाब जो होते हैं वो बनते हैं। अब लेते हैं आगे के कुछ एक और उदाहरण को। अब देखिए आगे कुछ एक और प्रकार के हिसाब को मैं पुनः बता दूं कि हर तरह के हिसाब के उदाहरण को हमने रखा है दीर्घ रूप। आप जहाँ जैसे हो सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहला प्रश्न पढ़िए। कह रहा है कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर 400 रुपया में 10 केजी चावल कम प्राप्त हो रहा है। तो चावल का नया दाम ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि चावल का जो मूल्य था वो पहले कुछ था, दाम में 25% की वृद्धि हो गई। तो स्पष्ट ही बात है कि जब दाम में वृद्धि हो गई तो मात्रा कम मिलेगी। तो कितनी कम मिलेगी? तो
400 रुपया में 10 kg कम मिलेगी, यानी कि जो पहले वाला दाम था और वर्तमान जो दाम है उसमें तुलनात्मक रूप से 400 रुपया का खरीदेगा तो वो 10 kg कम प्राप्त होगा। तो नया दाम ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कर लेते हैं। हल, माना पहले का दाम बराबर 1 रुपया प्रति केजी। पहले का दाम कितना था? 1 रुपया प्रति केजी। तो 400 रुपया में आएगा बराबर 400 बटा x केजी, यही आएगा ना। अब 25% बढ़ाने पर दाम बराबर 1 गुने 125 बटा 100। कहीं कह रहे श्रीमान 125 कहाँ ले आए? तो भैया 25 बढ़ा रहा है तो हमने भी बढ़ा दिया। 5 पचे 25, 4 पचे 20, यानी कि 4x बटा 5x बटा 4। तो अब नया दाम से, नया दाम में आया 400 रुपया में आएगा बराबर 400 बटा 5x बटा 4 केजी, यही आएगा ना। पुराना दाम से 400 में कितना आ रहा था? 400 बटा x केजी। अब नया दाम से इतना आएगा, लेकिन जब नया दाम में से पुराना दाम वाला घटाए तो कितना होना चाहिए? 10 केजी। प्रश्न से 400 गुने 4/5x माइनस 400 बटा x इक्वल टू कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। कहाँ से आया? तो 400 बटा 5x बटा 4 लिखे थे, तो इस x को हम ऊपर लेके, सॉरी इस 4 को हम, 4 है जी, थोड़ा तेजी से लिखते हैं तो दिक्कत हो जाती है। 4 को हमने ऊपर कर दिया और इस तरह से हल कर लेना है। अब इसको 5x 4 चौके 1600 माइनस कितना है ये? 5 बार में आएगा तो 5 चौके 2000 इक्वल टू कितना? 10, यही ना होगा। तो माइनस 400 बराबर कितना? 50x कितना आया? 8, x बराबर कितना? 8। तो चावल का नया दाम ज्ञात करो। ठीक है, देखिए हमने इसको उल्टा लिख दिया, क्योंकि ए वाला दाम ज़्यादा होगा तो इसको इस तरफ लिखना होगा। वही देख रहे थे माइनस कैसे हो गया, दिमाग से उतर गया जी। समझा देता हूँ। देखिए पहले जो था, यहीं पे समझना है, पहले दाम कम था तो सामान ज़्यादा आएगा। अब दाम बढ़ गया तो सामान भी कम हो जाएगा, यानी कि ये वाला ज़्यादा हो गया। 400 बटा x माइनस 400 अगुने 4 बटा 5x बराबर कितना? 10। ठीक है, इसलिए कि यहाँ पे दाम कम था तो 400 रुपये में ज़्यादा आएगा ना। मान के चलिए पहले 20 रुपये केजी था, अब 30 रुपये केजी हो गया। तो 20 रुपये केजी जब 400 का कोई सामान खरीदेगा तो 20 केजी होगा। लेकिन जब 400 रुपया में 30 रुपये प्रति केजी खरीदेगा तो क्वांटिटी घट जाएगी। तो ही घटा के कितना आना चाहिए था? 10 केजी। हल कर लीजिए। 5x 2000 माइनस 1600 इक्वल टू कितना? 10। 400 इक्वल टू कितना? 50x 8 बार में x बराबर कितना? 8 रुपया। लेकिन ये कौन सा दाम आया? पहले का दाम आया। अभी पूछ रहा है नया दाम क्या होगा, तो नया दाम निकाल दीजिए, एकदम आसान है। 8 गुने 125 बटा कितना? 100। 25 चौके 2 चौके 25, 5 बार में 10 रुपया प्रति केजी, ये नया दाम आया। बात समझ रहे हैं? हमने सिंपल सा हल कर लिया और वहाँ पे जाके अपना दाम आ गया। कभी कभी आपको ये वाला भी लिख देगा 8 रुपया, आप मार दीजिएगा अरे 8 रुपया तो ले आइए, क्या दिक्कत है? नहीं, प्रश्न को पढ़ना है। नया दाम क्या है?
तो नया दाम में 25% की वृद्धि किया था, तो फिर 8 रुपया में हमें 25% की क्या करनी पड़ गई, वृद्धि करनी पड़ेगी। तो इस तरह के जब हिसाब पूछे तो आप डिटेल फॉर्म में इस तरह से बना सकते हैं। चलिए उसी का दूसरा आ जाते हैं। दाल की कीमत में 20% की कमी होने पर 600 रुपया में 5 केजी चीनी ज़्यादा होते हैं। चीनी है जी, अच्छा एक जगह चीनी एक जगह दाल हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था जी। दाल की कीमत में 20% कमी होने पर 600 रुपया में 5 केजी दाल ज़्यादा प्राप्त हो रही है, तो वृद्धि से पहले का दाम क्या होगा। देखिए यहाँ वृद्धि का नया मूल्य था, यहाँ पहले का, मैंने दोनों उदाहरण ले लिए हैं, तो हल करेंगे। माना पहले दाम बराबर 100 रुपया प्रति केजी, नया दाम कितना खरीदना है, तो 600 में आएगा बराबर 600 बटा x केजी। अरे भाई 1 केजी का दाम है 100 रुपया, तो 600 रुपया में कितना आएगा, 600 बटा x केजी। नया दाम कितना कमी हुआ, 1 गुने 80 बटा 100। कहिए कि श्रीमान 80 कहाँ लाए, तो परसेंटेज का योग हमेशा 100 होता है, 100 से 20 कट गया तो आ गया 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी कि 4x बटा 5। तो 600 रुपया में कितना आएगा, 600 रुपया में आएगा बराबर 600 बटा 4x बटा 5। अब कह रहा है कि ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि इसमें से जब इसको घटा देंगे तो कितना आना चाहिए, कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए, 5 केजी आना चाहिए। प्रश्न से 600 गुने 5 बटा 4x माइनस 600 बटा कितना x, इसका टू कितना होना चाहिए, 5। बोलिए कह रहे श्रीमान पहले वो वाला लिखे थे अब ये वाला लिखे, मैंने वहाँ पर भी बताया था, यहाँ पर भी दोबारा बता दूँ कि जब दाम घट गया तो क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो ये आगे हो गया। यहाँ पे दाम बढ़ गया तो क्वांटिटी बाद में घट गया, तो फिर यहाँ वाला पीछे हो जाएगा, वो वाला आगे हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि कोई सामान हम पहले सस्ता खरीद रहे थे, तो 100 रुपया में खरीदना था, पहले केला था 10 रुपये दर्जन, 100 रुपये आपके पास, तो कितना होगा, 10 दर्जन हो जाएगा। लेकिन वही दाम हो गया 20 रुपया, तो कम गया, 5 ही दर्जन हो पाएगा। तो वही फार्मूला यहाँ पर भी लागू है। तो लिख देंगे 4x 3000 माइनस कितना 2400 इक्वल टू कितना 5, कितना हो जाएगा 600 इक्वल टू 20x, x बराबर कितना 30 रुपया। x बराबर कितना आया 30 रुपया ना आएगा, हाँ 20 देंगे 200, ठीक है। x बराबर कितना आया 30 रुपया। अब हमने चूंकि पहले का ही दाम निकाला था तो x बराबर 30 रुपया आया, तो पहले का दाम कितना हो गया 30 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से इस हिसाबों को हम लोग बना सकते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि हिसाब आखिर बनता क्या है। हालांकि इसे भी आप सॉर्ट कर सकते हैं, ट्रिक पर बैठा सकते हैं, सूत्र होती है हर तरह का, लेकिन मेरा मानना है कि जब आप मैथ को पढ़ रहे हैं, प्रारंभिक स्तर पे हैं, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी बचनी चाहिए। देख लीजिए, उतारना चाहे उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, खुद से बनाएं। अब देखिए अगला प्रश्न, किसी वस्तु की कीमत में पहले 20% की वृद्धि की गई, बिक्री कम होने पर पुनः कीमत में 25% की कमी कर दी गई, मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा। पूछता है ना ऐसा मैथ, आप देखे होंगे। देखिए हमने जो पहले बताया था उसी का ये नया रूप है और कुछ नहीं है, शब्द ज्यादा कर दिया, कुछ नहीं है। मूल्य बराबर पहले क्या किया, वृद्धि 120 गुने, फिर क्या किया कमी 75, अब बटा कितना 100। इस तरह का जब हिसाब पूछे चुपचाप ऐसे बना दीजिए। कहिए कि श्रीमान कैसे, तो देखिए 20% की वृद्धि किया तो पहले 20% बढ़ा देंगे, फिर कमी किया तो 100 में से 25 घटा देंगे, 75 आ गया। हल कर लेते हैं,
एक शून्य से एक शून्य कट गया, 2 पचे 10, 15 पचे 75, 2 छक्का 12, यानी कि 90 रुपया हो गया उस दाम। तो कमी बराबर प्रतिशत, कमी बराबर 100 घटाओ 90, यानी कितना हो गया 10% का। ये यदि 100 से ज़्यादा हो जाता तो लाभ हो जाता, प्रॉफिट हो जाता, बढ़ जाता। 100 से कम हो गया तो हानि हो गई घट के, इसी को ध्यान रखना। अब इसको पूछता कि भैया 40% की वृद्धि हुआ, 60% की कमी हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं। 40% की वृद्धि हुआ तो 140, 60% की कमी हुआ तो 40/100 हो गया, 14 चौके 96, 4% का दाम का कमी हो गया। तो इस तरह से ये जो कुछ उदाहरण है इसे हमने आपको हल करके दिखलाया। इस तरह से ये सब चीज़ें बनती हैं, इसको बनाया जाता। अब देखते हैं आगे के कुछ और उदाहरण को। अब देखिए इसके आगे के 2 और उदाहरण को इस तरह से आपसे परीक्षाओं में पूछता है, आपने देखे होंगे। रहमान ने एसएससी की परीक्षा में, एसएससी की परीक्षा जैसे आपको देना है, 240 अंक प्राप्त किया परंतु 60 अंकों से फेल कर गया। यानी कि रहमान साहब जो थे वो एसएससी की परीक्षा देने गए। हालांकि ये जो एसएससी है वो आपका देने वाला एसएससी नहीं है, ये स्कूल वाला है। वहाँ ये 240 अंक प्राप्त किए और 60 अंक से फेल कर गया। यानी कि कितना इनको अंक आना चाहिए था, कम से कम 300 आना चाहिए था। पास होने के लिए 60% अंकों की आवश्यकता थी। तो परीक्षा अधिकतम कितने अंकों की थी? हल एकदम आसान, माना परीक्षा x अंकों की थी, ठीक है। तो x गुने कितना परसेंट लाना चाहिए था? 60, अब बटा कितना 100, अब बराबर कितना 240 + 60। ठीक है, श्रीमान 240 + 60 कहाँ से ले आए? तो भैया 240 उन्होंने लाया था, 60 नंबर और चाहिए था। हल कर दीजिए, x गुने 60/100 बराबर कितना 300, 60 पचे x बराबर 500। यानी कि परीक्षा कितने अंकों की थी? 500 अंकों की थी। कुछ दिमाग लगाना पड़ा? कुछ नहीं, जो आप शुरू पढ़े थे, फलना का इतना परसेंट, चिलना का इतना परसेंट कितना होता है, वैसे ही बैठा देना, बस आपको समझ में आनी चाहिए। अगला देखिए, ये और आसान है। एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 20% अंक प्राप्त किया तथा 5 अंकों से फेल कर गया। मतलब जो जितना भी परीक्षा हुआ था उसमें 20% प्राप्त किया, 5 अंक से फेल कर गया। तथा दूसरे विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया और न्यूनतम से 20 अंक ज्यादा ले आया। बहुत अच्छा, ये तो ज्यादा ले आया। तो कितने पूर्णांक था? हल करेंगे। माना परीक्षा जो था x अंक का था, ठीक है। प्रश्न से कहता है कि x गुने 20/100 प्लस कितना 5। बोले कि श्रीमान इसको प्लस क्या कर रहे हैं? भैया ये 5 अंक और दे देंगे तो ये उत्तीर्णांक तक पहुंच जाएगा। कहां तक पहुंच जाएगा? उत्तीर्णांक तक, यानी कि जहां तक ये पास कर सकता था वहां पहुंच जाएगा। बराबर x गुने 30/100 घटाओ 20। ठीक है, श्रीमान यहाँ घटा कहे दिए तो उत्तीर्णांक से कितना ज्यादा लाया है? न्यूनतम, जितना न्यूनतम लाना था उससे 20 अंक ज्यादा लाया है। तो जो न्यूनतम से 20 अंक ज्यादा लाया उसको 20 अंक कम कर दीजिए, तो यानी कि एकदम पास वाला बिंदु पर पहुंच जाएगा। और जो बेचारा मात्र 5 नंबर से फेल किया था तो उसको 5 नंबर दे दीजिए, तो एकदम पास वाला बिंदु पर पहुंच जाएगा। तो दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। 5 ना, x/5 + 5 अब बराबर कितना 3/10 - 20। इसको हल करना पड़ेगा, ठीक है। x + 5/5 25 हो जाएगा। 25 बराबर कितना 3x हो जाएगा, ठीक है। 3x - 200 बटा कितना 10, ठीक है। 5 से ये 2 बार में कट जाएगा तो यहाँ जाएगा 2x + 50 बराबर 3x - 200। उल्टा पट्टा कर दीजिए, मतलब इसको उधर उसको इधर ले आइए तो हो जाएगा
250 प्लस 200 बराबर 3x माइनस 2x, यानी कि x बराबर कितना 250। ये आपका आंसर आ गया। यानी कि जो परीक्षा थी वो 250 अंकों की परीक्षा हो रही थी। परीक्षा कितने अंकों की हो रही थी? 250 अंकों की हो रही थी। अब इसी में आपसे पूछ देगा कभी कभी, बात समझिए, यहीं पर पूछ देगा आपसे कि उत्तीर्णांक क्या था। तो आप तो बनाना जानते हैं, लेकिन अब उत्तीर्णांक गड़बड़ा जाइएगा। कुछ नहीं है, उत्तीर्णांक कर देंगे 250 गुने 20 बटा 100 और प्लस 5, यही उत्तीर्णांक लिखे हैं ना यहाँ। उत्तीर्णांक मतलब कितना मिनिमम में वो पास कर सकता है। 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 25 दूनी 50 प्लस 5 यानी कि कितना हो गया 55। ये उसका उत्तीर्णांक था। ये हमने एक्स्ट्रा बताया आपको निकालने के लिए। नॉर्मली हिसाब यहाँ से हमने बनाया। इस तरह के जब हिसाब को बनाइए तो जो मिनिमम उत्तीर्णांक है वहाँ पे दोनों को बराबर कर दीजिए। जिसने कम लाया उसे नंबर दे दीजिए, जिसने ज़्यादा ले आया उसको घटा दीजिए। तो ये था कुछ एक और उदाहरण। ऐसे उदाहरण हमने बहुत सारे रखे हैं। अब ये जो भाग 2 है ये यहीं तक है। इसके बाद भाग 3 में जाकर के आप अन्य उदाहरणों को देख सकते हैं। आप बोर ना हो, आप परेशान ना हो, आप झुंझलाए नहीं, या देखते देखते क्या करते हैं दिमाग बंद ना हो जाए, इसके लिए हमने इसे पार्ट बाई पार्ट रखा है। हालांकि मैं 2-3 घंटे का रख सकता था, कोई ज़रूरत नहीं है। हिसाब सीखा जाता है, समझा जाता है, याद नहीं किया जाता। हिसाब बनाते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।